मैं इतना नम हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ और कैसे डील करूँ। उन्होंने कहा कि अरे इसकी तो लाइफ़ ही ख़राब हो गई है अभी। एक तो ये इतनी यंग है और उसके बाद ओवेरियन कैंसर हो गया है और अब कंसीव नहीं कर पाएगी और मतलब ज़िंदगी ख़राब है। मैं कहाँ भाग के जाऊँगी? ये बीमारी तो मुझे नहीं छोड़ेगी ना, वो तो पीछे-पीछे आएगी। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड आई एम अ कैबिन क्रू बाय प्रोफेशन और उसके साथ-साथ मैं एक कैंसर फाइटर भी हूँ और अब एक छोटी-सी यूट्यूबर भी। और मैंने अपना यूट्यूब रिसेंटली इसीलिए स्टार्ट किया था कि जब मैं अपने कैंसर फेज़ से जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है जैसा मैं फ़ील करती हूँ। तो मैंने सोचा अगर कोई कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं तो उन्हें कभी मैंने जो फेस किया वो उन्हें नहीं करना पड़े। बहुत ही नॉर्मल लाइफ़ चल रही थी। मैं अपनी लाइफ एन्जॉय कर रही हूँ और नॉर्मल लाइफ चल रही है और अचानक से मुझे शार्प एब्डोमिनल पेन होने लगता है जो कि मैं उस टाइम स्पोर्ट्स खेलती थी तो वो स्पोर्ट्स के खेलने के बाद ही होने लगता था। तब मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है और तब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सिस्ट है ओवरीज़ में, जिसकी वज़ह से उन्होंने कहा कि सिस्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सिस्ट बहुत फीमेल्स को होता है आज के टाइम में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको डर्मॉइड सिस्ट है। जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि डर्मॉइड सिस्ट का एक कॉम्प्लिकेशन है कि आगे चल के हो सकता है कि आप कंसीव ना कर पाएँ। उन्होंने कहा कि तो आप एक ही ऑप्शन है अभी आपके पास क्योंकि सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपको 1 साल दे दिया उन्होंने मुझे और उन्होंने कहा कि 1 साल में आप फैमिली प्लान कर लीजिए। एंड आई वाज़ ओनली 24 उस टाइम पे। फिर उन्होंने कहा कि वो जो मेरा पेन था वो स्टिल पर्सिस्ट कर रहा था। सिटी स्कैन में थोड़ा-सा रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ आया कि कुछ तो सस्पिशियस हो रहा है बॉडी में। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला बिकॉज़ वो भी श्योर नहीं थे उस टाइम पे कि पता नहीं ये कैंसर है या नहीं है एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ मैं बहुत यंग थी तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ इतनी यंग एज में तो नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम अब इसको एमआरआई करके देखते हैं। मेरे पेरेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ और जस्ट उन्होंने बोल दिया है कि आपको हम लगा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो दैट वाज़ वेरी स्कैरी फॉर मी एट फर्स्ट प्लेस कि ये क्या कर रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि मैं सही डिसीज़न भी है कि नहीं पेरेंट्स को ना बताना। तो मेरी रूममेट वाज़ देयर विद मी सो शी वाज़ वेरी सपोर्टिव तो हम दोनों ने मिलके वो चीज़ करवा ली। फिर जब वो रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद भी फिर डॉक्टर ने क्लियरली तब नहीं बोला, उन्होंने कहा दिव्या आई वांट टू सी यू इमीडिएटली और 2 दिन बाद हुआ था ये, मैं फ्लाइट करके ही आई थी और फ्लाइट करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप आके मिलो मुझसे अर्जेंटली। तो जब मैंने जाके मिला तो तब उन्होंने बताया कि दिव्या आपकी रिपोर्ट्स में कुछ कैंसरस है चीज़ें, तो आपको इमीडिएटली यू नीड टू गेट ऑपरेटेड। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रीटमेंट अपना कहाँ करवाना है और किन डॉक्टर से करवाना है। तो आप अपनी फैमिली से बात करो एंड इफ यू वांट तो आप अपनी फैमिली को बुला लो, हम बात करेंगे। सो देन आई वाज़ लाइक वो जो मोमेंट था ना जब उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की मेरे सामने कि कैंसर हो गया है तो इट वाज़ लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं इतनी नम हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं नेक्स्ट चीज़ क्या बोलूँ? मतलब ऐसा होता है ना लाइफ़ जैसे अपसाइड डाउन हो गई है और आपको नहीं पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है और पहली चीज़ आपके दिमाग में जो हिट करती है वो आती है एम आई गोइंग टू डाई सून? क्योंकि आपको नहीं पता है कि कैंसर क्या चीज़ है और आपने कभी अपने किसी को क्लोज़ वन्स को नहीं देखा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस। और फिर उसके बाद समहाउ आई मैनेज्ड और मैं घर गई और फिर मैंने अपने कंपनी जो है, मैं एरेशा में वर्क करती थी उस टाइम पे, सो उनको बताया कि रिपोर्ट्स ऐसे आई हैं। वो कह रहे हैं कि आपको इमीडिएटली सर्जरी करवानी है। दे रिलीज़्ड मी और फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर चली गई। मैं बताना चाहती हूँ, मैं इंदौर से बिलॉन्ग करती हूँ और फिर वहाँ पे जाके मैं बेल बजाती हूँ। मेरे पेरेंट्स ऐसे स्टन्ड हैं देख के कि मैं क्यों आई हूँ अचानक से, बिकॉज़ मैं हमेशा बता के आती हूँ और कुछ दिन पहले ही मैं घर से गई थी, तो उन्होंने सोचा अभी क्यों आई है ये? फिर उसके बाद मैं गई और फिर उनको बैठ के समझाया अच्छे से कि डॉक्टर कह रहे हैं कुछ कैंसर जैसा है और हम टाइमली अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। सो दैट्स व्हेन उनको भी थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया। सो आई वेंट टू अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि मैंने सोचा कि शायद फीमेल डॉक्टर होंगी तो शायद अच्छे से समझ पाएँगे वो चीज़ को कि मैं क्या किस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ। सो दैट्स व्हेन
मैं गई पेरेंट्स को लेके और मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि जब मैं गई और मैंने उनको रिपोर्ट्स दिखाई, सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने बहुत ही अजीब चीज़ मुझे कह दी, जो कि उन्होंने कहा कि "अरे! इसकी तो लाइफ़ ही ख़राब हो गई है अभी। एक तो ये इतनी यंग है, और उसके बाद ओवेरियन कैंसर हो गया है और अब कंसीव नहीं कर पाएगी, और मतलब ज़िंदगी ख़राब है, अनमैरिड है।" डिसाइडेड कि मैं इन डॉक्टर के पास नहीं कर पाऊँगी, करवा सकती ट्रीटमेंट। सो देन आई डिसाइडेड कि दूसरे जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको दिखाती हूँ। सो दैट वाज़ अ मेल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर सर्जन थे, उनको मैंने दिखाया। और फिर उनको रिपोर्ट्स दिखाए, उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की मुझे कि क्या सिचुएशन है और कैसे सर्जरी होगी, सारी चीज़ें। फिर उन्होंने बताया कि दिव्या, ये ओवेरियन कैंसर है और आपको दोनों ओवरीज़ के अंदर है, तो हमको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे निकालने पड़ेंगे। सो एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है कि उसके बाद आप कंसीव नहीं कर पाओगे। सो एक अल्टरनेटिव है कि आप चाहें तो अपना जो ओवम होता है वो प्रिज़र्व करके रख सकते हैं, एंड एट अ लेटर स्टेज जब आप कंसीव करना चाहते हैं बाद में, तो आप वो कर सकते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू। बट उसमें भी अगेन एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि आपकी ओवरीज़ में फ्लूइड है जो कि कैंसरस है। तो वो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़, या तो आप उस ऑप्शन पे नहीं जाओ, मतलब वो पर्सनली उन्होंने बताया कि मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप उस प्रोसेस के थ्रू जाओ, बिकॉज़ अ, मैं नहीं चाहता कि वो मतलब माइन्यूट सेल्स होते हैं वो तो, और वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएँ। तो देन ही टोल्ड कि आप डिसाइड करो अपने पेरेंट्स के साथ। फिर मम्मी-पापा ने भी सेकंड थॉट नहीं दिया कि मेरी लाइफ से ज़्यादा ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जिस दिन मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में और हम मेंटली प्रिपेयर्ड होके गए कि अब सर्जरी होना ही है। वो मोमेंट इतना मुश्किल था, बिकॉज़ मुझे नहीं पता है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, और वो जो स्ट्रेस होता है ना कि क्या मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी निकालने वाले हैं, तो क्या मेरी रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी अफ़ेक्ट करेंगी। बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी, और ये भी था कि आई डोंट नो सर्जरी में कैसे होता है ना, मैंने कभी वो फ़ेज़ से नहीं गुज़रा है, तो मैं बोल रही हूँ मुझे ड्रिप भी नहीं लगी, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑपरेशन थिएटर में जाके भी क्या होगा। तो उन्होंने जब वो सारी चीज़ें की, और जब उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन डॉक्टर्स जो थे ना मेरे, बहुत सपोर्टिव और बहुत मोटिवेटिंग थे हमेशा से, कि वो मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करते थे, और मेरे डॉक्टर्स से ना मेरा कनेक्शन हमेशा वन ऑन वन ऐसा रहा है कि उनको पता था कि मैंने अपनी डायग्नोसिस खुद करवाई थी बैंगलोर में, तो उनको पता था कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दिस। शायद पता होगा थोड़ा बहुत। तो उन्होंने हर चीज़ मुझसे डिस्कस की है, तो मुझे वो जो डिफ़िकल्टी थी ना कि मुझसे कोई बात छुपाई जा रही है, वो चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ। अ, आई वाज़ कॉन्फिडेंट, बट स्टिल एट द सेम टाइम वो नई चीज़ थी मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, मैं क्या ओटी से मैं उठूँगी भी कि नहीं उठूँगी, वो भी मुझे नहीं पता था, बिकॉज़ वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो जब हम लोग ओटी से निकले और जब मुझे रूम में शिफ्ट किया, तो वो पहला दिन था जब आई ब्रोक डाउन, और मुझे तब रियलाइज़ेशन हुआ कि ओके, नाउ माय लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज कंप्लीटली, क्योंकि जब जब तक नहीं होती है ना चीज़ें, तो आप सोचते रहते हो दिमाग में, लेकिन जब वो एक्चुअली हो जाती है, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, और बहुत, बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो दिन। और मेरा जो रोना था ना बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। मेरे स्टिचेज़ आए हुए थे, जो कि बहुत फ्रेश थे, स्टिचेज़ भी क्लोज़ टू 30 स्टिचेज़ थे पूरे पेट पे, और वो डॉक्टर ने मना किया था कि आपको रोना नहीं है, बिकॉज़ वो स्ट्रेच होंगे उस टाइम पे। तो लेकिन मेरा रोना रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और मेरे मम्मी-पापा दे वर ट्राइंग टू कंसोल मी। उसके बाद फिर मेरी कुछ 15 डेज़ बाद स्टिचेज़ कटने के लिए डॉक्टर ने बुलाया, और फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि दिव्या, अब हम कीमोथेरेपी करेंगे। जिसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कीमोथेरेपी क्या होती है, और बस हम मूवीज़ में या टीवी में देखते हैं कि थेरेपी में हेयर फॉल हो जाता है, बट उसके अलावा कुछ चीज़ नहीं पता थी इन डिटेल। सो उन्होंने एक्सप्लेन की सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने कहा कि हमको 2 दिन में स्टार्ट करना है। तो देन आई वाज़ लाइक, डॉक्टर, मैं तो रिकवर भी नहीं हुई हूँ, पूरा मेरे स्टिचेज़ हील भी नहीं हुए हैं, अभी भी मुझे इतना दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ खुद से। और मैंने कहा नहीं, हमको सर्जरी का वो है, प्रोसीजर है दैट 15 डेज़ में हमको कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। सो दैट्स व्हेन जब हम कीमोथेरेपी के लिए गए, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट कीमोथेरेपी उन्होंने इंजेक्ट की आईवी के थ्रू,
और उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो ड्रग्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो मेरी बॉडी उसको ले नहीं पा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और उसके साथ मुझे सीवियर चेस्ट पेन होने लगा। मुझे लगता है कि वो इतना सीवियर था, मुझे लगता है जो हार्ट अटैक में जो लोगों को फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग एग्ज़ैक्ट मुझे आ रही थी और मैं ब्रेथलेस हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? मतलब पता नहीं ऐसे मेरी बॉडी पूरी ठंडी पड़ गई है और मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है और मेरे पापा, मुझे आज भी याद है, पापा साइड में खड़े हुए थे और मुझे ऐसा लगा कि दीज़ आर माय लास्ट मोमेंट्स और अ, आई थिंक इसके बाद मैं नहीं मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सर्वाइव नहीं करूँगी। तो मेरे पापा पास में थे, आई जस्ट हग्ड हिम और पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट और फिर उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए, वो ईज़ आउट हुआ सब कुछ, सारी चीज़ें, पेन अ, और फिर धीरे-धीरे बॉडी एक्सेप्ट करने लगी। मेरे साथ ऐसा था कि मुझे बहुत एक्सट्रीम वॉमिटिंग होती थी। अगर मैं पानी भी पीती थी तो मुझे उल्टी आ जाती थी। तो उतना उस लेवल पे होता था तो मैं खा भी नहीं पाती थी कुछ। तो ऐसा था कि फुली कंप्लीटली बेड रिडन थी मैं और मम्मी-पापा ऐसा था कि हमेशा मुझे बेड से उठा के वॉशरूम लेके जाते थे, बिठाते थे, वापस उठा के लेके आते थे या मुझे दवाई भी देनी है तो उनको उठाना पड़ेगा। दिस वेंट ऑन फॉर लाइक 6 मंथ्स जब तक मेरी कीमोथेरेपी चल रही है और इस दौरान मतलब पेरेंट्स के बिना आई थिंक हो भी नहीं पाता वो और मेरे सिबलिंग्स के बिना भी नहीं हो पाता। इतना सपोर्ट सिस्टम मेरा आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे वो चीज़ उतनी महसूस नहीं हुई। मैं हमेशा ना अपने डॉक्टर के यहाँ जाना है जैसे मुझे जिसने कि मुझे मुझे घंटों-घंटों बैठ के सिर्फ़ वो सुनती थी, जो भी चीज़ें मैं फ़ील कर रही होती थी, वो हर चीज़ वो सुन रही होती थी। नॉट बिकॉज़ कि वो मुझे अपना इनपुट दे, जस्ट बिकॉज़ कि मैं जो भी मेरे दिल में है एटलीस्ट मैं शेयर कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि कैंसर फ़ेज़ में ऐसा है ना कि आप अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो ना, जस्ट बी विद देम, सिट विद देम और अगर आप थोड़ा-सा भी उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो जितना भी हो सकता है हमें करना चाहिए मुझे लगता है। मैं कीमोथेरेपी से निकलती हूँ और कीमोथेरेपी से निकलने के बाद मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे मतलब मैं वेट कर रही हूँ लास्ट कीमो का बिकॉज़ जब हम वो दौर से गुज़रते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हमें लगता है ना कि हमें जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ़ पे जाना है। 6th कीमो खत्म होने के बाद मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरी लाइफ़ बैक टू नॉर्मल आ जाएगी, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो मेरी 6th कीमो खत्म होने के 1 महीने बाद क्या होता है अचानक से मुझे सीवियर एब्डोमिनल पेन होने लगता है। मतलब मैं बहुत नॉर्मल बैठे हुए हैं घर में हम और बात कर रहे हैं और अचानक से पेन होने लगता है और मैं सोचती हूँ कि शायद वॉक करूँगी तो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। फिर मुझे अर्जेंटली आईसीयू में फिर से एडमिट करते हैं और ये मोमेंट मेरे लिए और मेरी फैमिली दोनों के लिए इतना मुश्किल हो गया था बिकॉज़ हम सोच रहे थे कि लाइफ़ तो बैक टू नॉर्मल आने वाली है एंड सडनली यू सी कि इतना ज़्यादा कुछ सीवियर हो जाता है। तो फिर उन्होंने हॉस्पिटल में रख के देखा 10 डेज़ के लिए ऑब्ज़र्वेशन पे, तो उन्होंने कहा कि आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है अब, जो कि एक साइड इफ़ेक्ट था कीमोथेरेपी का। तो उन्होंने वेट किया 10 डेज़ के लिए, मुझे कुछ खाना नहीं हो रहा था, बस फूड पाइप से दे रहे थे, बाकी कुछ खाना नहीं खाने दे रहे थे 10 डेज़ तक। तो उस दौरान ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे और नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्या, हाँ, वी आर ट्राइंग नॉट टू डू सेकंड सर्जरी क्योंकि ऑलरेडी मेजर सर्जरी हो चुकी है एक, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ना करना पड़े। बट फिर 10 डेज़ बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि दिव्या, देयर इज़ अ सिचुएशन नाउ कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें ना आपको सेकंड सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें कि क्या है कि एक कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी इंटेस्टाइन्स जो इतनी टैंगल्ड हैं कि हम स्कैन कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है प्रॉपर। सो नाउ देयर इज़ अ सिचुएशन कि हम आपकी बॉडी टेबल पे ओपन करेंगे एंड देन वी विल सी कि अंदर एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है। और आप एनेस्थीसिया में रहेंगे तो ऑफ कोर्स यू कांट मतलब वी कांट टेक योर ओपिनियन ऑन इट। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एक बैग अटैच करेंगे साइड पे, जिसको कहते हैं स्टोमा बैग। तो आपका जो मोशन है वो उसके थ्रू होने लगेगा। दैट्स व्हेन आई वाज़ लाइक, मैं इतना नम हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ और कैसे डील करूँ? सो दैट्स व्हेन आई लाइक एक्चुअली गिव अप। मैंने मैंने छोड़ दिया भगवान जी के ऊपर कि अब जो भी करना है ना, जो भी होना है ना, हो जाएगा। अगर नहीं करना है सर्वाइव, इट्स ओके, आई वोंट सर्वाइव, जो भी है। तो क्या होता है कि डॉक्टर ने कहा कि आप
थोड़ा-सा हिम्मत रखो, हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो ना करना पड़े, पर अगर करना पड़ा तो ये सिचुएशन होगी। बस वो बोल के चले गए एंड आई वाज़ नम, तो मैं अपने ना बेड पे लेटी हुई हूँ। सो अभी कैसा है ना कि मेरी सर्जरी हुई, ये कीमोथेरेपी खत्म हुई थी, तो ऑफ कोर्स मेरे बाल नहीं हैं, आईब्रोज़ नहीं हैं, आईलैशेज़ नहीं हैं, बहुत वीक हूँ मैं। तो मैं लेटी हुई हूँ और मैं सीलिंग को देख रही हूँ। सो अभी क्या होता है कि एक मोमेंट इतना, मुझे नहीं पता आप समझ पाएँगे उस बात को या नहीं, लेकिन जब आप लेटे हुए हो और सडनली आपके घर वाले आपको आवाज़ दे रहे हैं कि तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी क्या है ना, आईलैशेज़ नहीं थी, तो ऑफ़ कोर्स आप ब्लिंक करते हो तो आप नॉर्मल, एज़ अ नॉर्मल ह्यूमन को समझ में आता है कि ब्लिंक कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी आईलैशेज़ नहीं होती है और आप ब्लिंक करते हो तो नहीं पता चलता है सामने वाले को। सो उनको ऐसा लग रहा है शायद इसको कुछ हो गया है। मैंने एक उस दिन तो मैंने किसी को कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे उस वेरी मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि आई जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम हियर, मैं कहीं भाग जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं करना है, कुछ भी फेस नहीं करना है। अ, उसके बाद क्या होता है कि देन आई रियलाइज़ कि नहीं हो पा मतलब मैं कहाँ भाग के जाऊँगी? ये बीमारी तो मुझे नहीं छोड़ेगी ना, वो तो पीछे-पीछे आएगी। तो देन आई रियलाइज़ कि ओके, अब मैं आई विल मेक अप माय माइंड और लेट्स गो फॉर इट, और डॉक्टर्स को मैंने सरेंडर कर दिया और फिर हमने वो सर्जरी स्टार्ट की। सर्जरी होके जब मैं आती हूँ ओटी से, मतलब मैं बहुत कॉन्शियस थी उस सर्जरी के बाद, आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मेरा दिमाग पूरा उस ट्रॉमा बैग पे था कि अगर वो अटैच कर दिया तो आई विल बी लाइक कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स या सिबलिंग्स पे हमेशा के लिए, बिकॉज़ आप खुद भी बड़े हो रहे हो, आपके पेरेंट्स की भी एज हो रही है धीरे-धीरे, मतलब आप ऐसा सोचते हो ना कि यू विल बी देयर सपोर्ट सिस्टम, और अगर आप लाइक लाइफ टाइम के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो देन आई फेल्ट कि नहीं यार, करना पड़ेगा। फिर जब मैं मुझे ओटी से लेके आईसीयू में लेके आए और आई वाज़ वेरी कॉन्शियस कि कहीं बस वो बैग ना अटैच किया हो, जैसे ही मुझे थोड़ा कॉन्शियस हुई मैं, तो लेकिन एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट है, आप हाथ उठाना चाहते हो तो भी आप हाथ उठा नहीं पाते हो। तो मेरे डॉक्टर से मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, तो उन्होंने आके मुझे कान में आके बोल दिया कि दिव्या, जो आप हम सोच रहे थे ना वो नहीं करना पड़ा है, यू एब्सोल्युटली फाइन और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आई कांट टेल यू कि हाउ हैप्पी आई वाज़, और ऐसी सिचुएशन थी, मुझे लगा कि यार दुनिया की सारी खुशियाँ ना अभी मुझे मिल गई है। तो दैट वाज़ वन ब्यूटीफुल मोमेंट, जिसकी जो हैप्पी एंडिंग हो जाती है ना, मुझे लगा वो हैप्पी एंडिंग हो गई उसके बाद। और फिर धीरे-धीरे ऑफ कोर्स आप ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद अ, भी एक अलग ही डिफिकल्ट फेज़ होता है जब आप दोबारा अपना न्यू नॉर्मल जो जिसको कहते हैं, आप न्यू नॉर्मल स्टार्ट करते हो, अपनी दोबारा लाइफ स्टार्ट करते हो, तो वो एक अलग फेज़ होता है, बट आप इससे निकल गए ना, तो वो तो आप इज़िली डील कर लोगे उन चीज़ों से। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई अपने या आप खुद इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो बस हिम्मत मत हारिए। आज मैं करके आ गई हूँ, आप भी आई एम श्योर कर सकते हैं। बस एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के रहो, आई थिंक सब कुछ हो जाता है। आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला है लोगों तक वो मैसेज पहुँचाने का कि हम अगर हिम्मत से काम लेते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप हिम्मत मत हारना, बस इसी तरह अपनी हिम्मत बनाए रखना और अपने अपनों के साथ सपोर्ट बन के रहना। थैंक यू सो मच।